वैष्णो देवी आना हमेशा से अपने आप में एक अलग अनुभव रहा है और ये समय अगर नवरात्रि के आसपास हो तो वाइब भी कुछ और होती है। तो अब की बार हम भी फटाफट आ गए सामान पैक करके यहाँ पर कटरा। और रात के समय अगर आप कटरा को देखेंगे तो अपने आप में काफ़ी खूबसूरत नगर है ये। वैसे तो अब की बार ज़्यादातर बुकिंग्स मैंने सब ऑनलाइन ही करा रखी थी, चाहे यात्रा पर्ची हो या फिर रोपवे वगैरह की। लेकिन फिर भी RFID लेने तो यहाँ पर त्रिकुटा भवन आना ही था, ये जो बस स्टैंड के पास बना है। तो यहाँ पर हमें बिना भीड़ के मिल गया RFID, जहाँ पर कोई भी लाइन वगैरह नहीं थी। तो बस क्या था, निकल पड़े हम भी अपनी इस यात्रा पर। कटरा में एक चीज़ अपने आप में काफ़ी मज़ेदार है। अगर आप पुराने रास्ते को लेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मंदिर मिलेंगे और सबसे ज़्यादा जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे वो यहाँ की मार्केट है। छोटी छोटी दुकानें, उस पर छोटे छोटे मिलते हुए सामान आपको यकीनन अपनी तरफ खींचेंगे। और अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो आपको उसका हाथ पकड़ के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी बहुत सारी पसंद आने वाली चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। वैसे तो पिछली बार मैंने ताराकोट मार्ग लिया था चढ़ाई करने के लिए, लेकिन अब की बार मैंने सोचा क्यों ना अब की बार यात्रा की खूबसूरती को बनाए रखा जाए और यहाँ पर पुराना रास्ता लिया जाए। हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है, घोड़े खच्चर वगैरह चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मज़ा यहाँ पर पुराने रास्ते में ही आता है। तो दिन हो या रात, रिकमेंडेड यही है कि आप लीजिए हमेशा पुराना रास्ता। तकरीबन 2 किलोमीटर आगे चलने पर आपको बाणगंगा का बाथिंग घाट देखने को मिलेगा, जहां पर आप स्नान वगैरह भी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता वैष्णो जब भैरवनाथ से बचने के लिए जा रही थी तो वहां पर उनके साथ हनुमान जी भी थे। और हनुमान जी को जब रास्ते में प्यास लगती है तो माता ने अपने बाण का इस्तेमाल करके वहां से गंगा जी को प्रकट किया था। तब से उस जगह को बाण गंगा कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि माता ने वहां पर अपने केश धोए थे, तो कुछ लोग इसे बाल गंगा भी कहते हैं। रास्ते में आगे चलकर आपको ये इच्छापूर्ण माँ वैष्णो मंदिर देखने को मिलेगा, जिसकी सजावट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने तो बाहर से ही दर्शन किए हैं, लेकिन अगर आपके पास वक्त हो तो आप ज़रूर से इस मंदिर जाइएगा। लगभग 3.5-4 किलोमीटर चलने के बाद आपको मिल जाता है पहला पड़ाव, जो कि यात्रा का रहता है, जिसमें कि आपको दर्शन होंगे चरण पादुका मंदिर के। चरण पादुका मंदिर का अपने आप में बेहद महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जब माँ त्रिकुटा के लिए प्रस्थान कर रही थी तो उन्होंने एक बार यहाँ पर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ उनका पीछा करते करते कहाँ तक आ चुका है। इसी दौरान उनके पैर यहाँ पर पड़े थे, जिनके निशान आज भी यहाँ पर स्थित हैं। तो भक्त यहाँ जब भी आते हैं तो अपना माथा टेकते हैं और अपनी आगे भवन तक की यात्रा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा ऊपर चल के आपको कटरा का बेहद सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा सुबह सुबह, जो कि दूर से देखने पर और ऊंचाई से देखने पर बहुत अलग सा लगता है। शायद इस चीज़ को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सुंदरता आप इस समय तो महसूस करेंगे ही, और साथ ही साथ एक बार रात में भी महसूस करेंगे, जब पूरा कटरा लाइट से सजा हुआ सा आपको लगता है। तो धीरे धीरे चलकर हमारी यात्रा आ पहुंची है अपने अगले पड़ाव पर, जिसे कि हम अर्धकुंवारी कहते हैं। अगर आप अर्धकुंवारी तक आ गए हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि लगभग आप आधे रास्ते तक तो आ ही गए हैं। और इसकी कहानी भी अपने आप में काफ़ी अलग है। ऐसा कहा जाता है कि जब भैरवनाथ उनका पीछा कर रहा था तो माता ने यहाँ पर एक छोटी सी गुफा में 9 महीने बिताए थे तप करते हुए। दरअसल ये गुफा काफ़ी छोटी है, जिसकी तुलना माँ के गर्भ से भी करी जाती है, इसीलिए इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब माँ यहाँ पर तपस्या कर रही थी तो हनुमान जी का पहरा था यहाँ पर, और जब यहाँ पर भैरवनाथ आ पहुँचा तो उनके और हनुमान जी के बीच में काफ़ी युद्ध हुआ। लेकिन जब माता को एहसास हुआ कि भैरवनाथ यहाँ तक भी आ चुका है, तब फिर वो और ऊपर की तरफ निकल पड़ी, जिसे कि भवन तक का मार्ग कहा जाता है, और इसे हाथी मत्था मार्ग भी कहा जाता है, जो कि असली रास्ता है भवन तक पहुंचने का। लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ थी। पता लगा कि यहाँ पर लगभग 24 घंटे के आसपास की वेटिंग चल रही है। तो मैंने फिलहाल अर्धकुंवारी के हाथ दूर से ही जोड़े और चल पड़े भवन तक के अपने सफ़र पर।
रास्ते में कई जगह आपको ऐसी दिखाई देंगी जहाँ पर आपको छोटे छोटे पत्थर दिखाई देंगे। इन पत्थरों को दरअसल लोग एक के ऊपर एक रख के अपना घर बनाते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो लोग भी यहाँ पर अपना इन पत्थरों से घर बनाते हैं, माता रानी उनका घर बहुत जल्द खुद ब खुद बनवा देती हैं। तो दोस्तों, मैंने भी यहाँ पर अपना एक छोटा सा घर बनाया जिससे कि आगे चलकर मैं भी अपना एक खुद का घर बना पाऊँ। अब आगे भवन तक के रास्ते के लिए मैंने लिया हिमकोटी मार्ग। दरअसल ऐसा होता है कि हाथी मत्था मार्ग जो असली मार्ग है वो थोड़ा सा छोटा तो है, लेकिन उसकी चढ़ाई काफ़ी कठिन है। लेकिन अगर आप उस चढ़ाई को स्किप करना चाहते हैं, आप एक कंफर्टेबल रास्ता से जाना चाहते हैं जहाँ पर घोड़े खच्चर वगैरह ना हो, तो हिमकोटी मार्ग अपने आप में काफ़ी बेहतर है, जहाँ पर सारी सुविधाएं भी हैं और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है और बीच बीच में बैठने के लिए बेंचेस भी पड़ी हैं, तो आप अपने पैरों को भी आराम दे सकते हैं। त्रिकुटा पर्वत की यात्रा करते करते कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब आपकी हिम्मत टूटने लगती है। आपको लगता है कि शायद आप पैदल चल के तो नहीं जा पाएंगे। फिर एक झलक कुछ ऐसी आती है आपकी आंखों के सामने कि आपकी पूरी थकान मिट जाती है। मुझे लगता है असली दर्शन यहीं के माने जाते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो समझिए माता ने आपका आना कबूल कर लिया है। ये समय होता है तब जब आपको पहली झलक दिखाई देती है भवन की। आप जैसे ही उस जगह को देखते हैं, उस जगह को महसूस कर रहे होते हैं इतनी दूर से, आपकी थकान तो जाती है और आपके अंदर एक नया उत्साह भी आ जाता है और फिर आप देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ते चले जाएंगे, भवन की तरफ खींचे चले जाएंगे। ऐसा मैंने भी सुना था और इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में भी देखा है कि अगर आपको यात्रा के दौरान ये हिरन दिखाई पड़ जाए तो अपने आप में काफ़ी शुभ होता है। तो मुझे तो ये हिरन दिखाई पड़ा, तो आप कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको भी कभी यात्रा के दौरान ये हिरन दिखाई पड़ा है या नहीं। तो फिर चलते चलते कुछ ही कदमों की दूरी पर मैं पहुंच जाता हूं यहाँ पर पार्वती भवन। अब मैं आपको एक सलाह देना ये चाहता हूं, क्योंकि ज़्यादातर आजकल जितने भी दर्शन होते हैं, अगर आपके पास कोई वीआईपी कोटा नहीं है, आपको सामान्य श्रेणी में ही दर्शन करने हैं, तो आप पार्वती भवन में ही अपने लॉकर में सामान रख लीजिए और यहीं पर फ्रेशन अप होकर आगे बढ़िए। दरअसल अगर आप आगे लॉकर रूम तक जाते हैं तो जिसके लिए आपको और आगे चलकर जाना पड़ेगा और स्काई वॉक लेने के लिए आपको फिर से वापस आना पड़ेगा। तो अगर आपके पैर ऑलरेडी थके हुए हैं और आप एक्स्ट्रा नहीं चलना चाहते तो पार्वती भवन को ही अपना बेस बना लीजिए और ये एक बेस्ट जगह है रुकने की भी, साथ ही साथ फ्रेशन अप होने की। तो मैंने भी यहाँ पर फटाफट अपना सामान वगैरह रखा और आगे की तरफ अपनी यात्रा बढ़ाई। हालांकि अगर आप चाहें तो स्मार्ट लॉकर्स भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इतना आगे चलकर जाएँ सामान रखने और फिर वापस लौट के आएँ आप दर्शन करने स्काई वॉक तक, इससे बेहतर यही है कि आप पार्वती भवन में ही अपना सामान रख दें और यहीं से प्रसाद वगैरह खरीद कर आगे बढ़ें। तो मैंने भी स्काई वॉक के माध्यम से अपनी यात्रा को पूरा किया। और बात की जाए भक्तों की भीड़ की और दर्शन की तो लगभग ना के बराबर थी। हालांकि ये समय लगभग नवरात्रि का पहले का था। आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत सजावट भी यहाँ पर शुरू हो गई थी, जहाँ पर भीड़ भी थोड़ी सी कम मेरे को नज़र आई है। तो दर्शन तो आप ऐसे मान के चलिए कि लगभग 15-20 लोगों की लाइन थी और मुश्किल से 4-5 मिनट में दर्शन हो गए थे और गुफा के अंदर भी लगभग 1-1.5 मिनट खड़ा होने को मिल गया था। तो आपके दर्शन तो बहुत ही बेहतर हो गए थे। मुझे दर्शन करते करते और आसपास घूमते घूमते लगभग 5:30 बज गया और ये वक्त था रोपवे के बंद होने का। हालांकि मैंने टिकट पहले ही करा ली थी तो मुझे एंट्री मिल गई रोपवे के लिए और मैं फटाफट रोपवे से जा पहुंचा भैरव घाटी। और हाँ, रोपवे से जो नज़ारा मिलता है भवन का वो अपने आप में काफ़ी अलग होता है। कोशिश करिएगा जब भी रोपवे आए आप आगे की तरफ थोड़ा सा खड़े हों और एक अच्छी सी वीडियो निकाल लें भवन की, जो कि बहुत प्यारी लगती है देखने में। ये नज़ारा अपने आप में काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि यहाँ पर रोपवे में कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, आपको टिकट भी नहीं मिलता, तो कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन टिकट निकलवा लीजिए, ये एक बेटर सोल्यूशन है। तो भैरव घाटी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था और रोपवे भी बंद होने वाला था। तो मैंने फटाफट दूर से ही दर्शन किए और मैं दोबारा भवन की तरफ आ पहुंचा। अब दरअसल रात होने वाली थी और भवन की लाइट्स हो गई थी ऑन और अब आप देखिए भवन का ऐसा नज़ारा जिसे कि आप सदियों तक नहीं भूलने वाले हैं। तो एंजॉय करिए इस लाइटिंग को और हमें दीजिए इजाज़त। जय माता दी।